तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंट्स की थ्योरी। अकाउंट्स की थ्योरी में आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? दिस कंसेप्ट सेज दैट इट्स बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटी। यह प्रिंसिपल कहता है कि जो उसके बिजनेस है और जो उसका ओनर है उन दोनों की पहचान बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगी। सेकेंड पॉइंट कहता है द ओनर इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। सेकेंड पॉइंट कहता है जो भी ओनर है कंपनी का उसे कंपनी के क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाएगा उस हद तक जहां तक उसने कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रखा है बिजनेस में। थर्ड पॉइंट कहता है ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड ऑन द नेम ऑफ द बिजनेस नॉट ऑन द नेम ऑफ द बिजनेसमैन। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो बिजनेस के नाम पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, ना कि बिजनेसमैन के नाम पे। अब आता है 4 पॉइंट। दिस कंसेप्ट सेपरेट्स द पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये जो कंसेप्ट है ये जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होते हैं ओनर के उसको अलग कर देता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन से। मतलब जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे वो ओनर्स अपने स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते और जो भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस ओनर्स के होंगे वो अपने बिजनेस के स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाएंगे। अब आता है आखिरी पॉइंट। Until and unless the profits income of the business distributed to the owner, it is treated as business property। कह रहा है जब तक जो भी प्रॉफिट और जो इनकम्स है बिजनेस में वो उसके ओनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दी जाएंगी तब तक वो बिजनेस की प्रॉपर्टी कहलाएंगी। अब आता है सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? तो जो सेकंड प्रिंसिपल है हमारा वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न क्या कहता है देखते हैं। पहला पॉइंट है द एंटिटी इज व्यूड एज कंटिन्यूइंग इन बिजनेस फॉर फोर्सिएबल पीरियड और फोर्सिएबल फ्यूचर। ये कहता है जो भी बिजनेस एंटिटी है उसको ऐसे देखा जाएगा कि वो लगातार फ्यूचर में रहेगी, वो कभी फ्यूचर में बंद नहीं होगी। अब सेकंड पॉइंट क्या है? It works under the assumption that business has neither the intention nor the need to close its operations in future। तो जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो इस अजम्पशन पे काम करता है कि जो बिजनेस है हमारा उसके ऐसे कोई भी इंटेंशंस नहीं है और ना ही उसकी कोई ऐसी ज़रूरत है कि वो फ्यूचर में अपने ऑपरेशंस को या फिर अपने बिजनेस को बंद करे। अंडर दिस कंसेप्ट, अब इस कंसेप्ट में क्या आता है देखते हैं। पहला पॉइंट द एसेट्स आर वैल्यूड एट देयर कॉस्ट एंड देन डेप्रिशिएटेड एवरी ईयर। कह रहा है इस कंसेप्ट में जो एसेट्स होते हैं उनको उनकी कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है और उसके बाद उन पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है हर साल। फिर आता है सेकेंड पॉइंट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर क्लासिफाइड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। इस कंसेप्ट में जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और जो इनकम्स होती हैं उनको हम कैपिटल और रेवेन्यू के अंडर क्लासिफाई करते हैं। अब थर्ड प्रिंसिपल की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है चलिए देखते हैं। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड माफ कीजिएगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का पहला पॉइंट कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली दोज आर रिकॉर्डेड। मतलब मनी मेजरमेंट कहता है सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में जिनको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are non-monetary such as industrial strikes, disputes, etc., even if they affect the business, are not recorded in the books।
कह रहा है वो ट्रांजैक्शंस और वो इवेंट्स जो नॉन मॉनेटरी हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में हड़ताल हो गई या कोई डिस्प्यूट हो गया, और भी काफ़ी कुछ कारण हो सकते हैं। भले ही ये चीज़ें बिजनेस को हमारे अफेक्ट कर रही हैं, पर ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी क्योंकि ये मनी मॉनेटरी नेचर की नहीं है। तो कुल मिला के जो हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है उसका मतलब यही है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। अब आता है फोर्थ प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। क्या कहता है ये कंसेप्ट, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज एंड इट्स वैल्यू शैल बी रिड्यूस सिस्टमैटिकली बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो हिस्टोरिकल और कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा उस कॉस्ट पे जिस कॉस्ट पे उनको खरीदा गया था, और फिर उसके बाद उस पर सिस्टमैटिकली उसकी वैल्यू को रिड्यूस किया जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज करके। अब सेकेंड पॉइंट, द वैल्यू एट विच द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट कहता है वो वैल्यू जिस पे एसेट्स को बुक में लिखा गया है उसको हम या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहेंगे या तो एक्विजिशन कॉस्ट कहेंगे, और इससे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी बोलते हैं। अब आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग मेथड। तो जो हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग मेथड से आया है। क्या कहता है ये, दिस रिक्वायर्स दैट ईच बिजनेस ट्रांजैक्शंस बी रिकॉर्डेड इन टू सेपरेट अकाउंट। ये कहता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको हम दो सेपरेट अकाउंट में लिखेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट्स द बिजनेस इन टू वे विच मस्ट बी इक्वल और अपोजिट। कह रहा है डुअल एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सभी ट्रांजैक्शंस बिजनेस को असर करते हैं दो वे में, या तो वो अपोजिट भी हो सकता है या फिर वो हमारा इक्वल वे में भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। जो हम डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं वो हमारा डुअल एंट्री में ही आता है। अब आता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस हमारे क्या हैं, तो जो पहला कन्वेंशन है हमारा वो है कंसिस्टेंसी। अब ये कन्वेंशन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज थ्रू टाइम द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। A change in the accounting policy is only in certain circumstances. Consistency कहता है कि अगर हमको बिजनेस में कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अचीव करना है तो हमें जो अकाउंटिंग पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं उस पर कंसिस्टेंट रहना होगा। बार बार हमको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करना चाहिए। जो हम पॉलिसी आज यूज़ कर रहे हैं वही हमें फ्यूचर में भी इस्तेमाल करनी चाहिए। और अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज़ ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कह रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को हम कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में चेंज कर सकते हैं, पर अगर हम चाहते हैं कि जो बिज़नेस में हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से पहचानें तो हमको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के रिलेशन में कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बार बार उनको चेंज नहीं करना चाहिए। अब आता है सेकंड कन्वेंशन, वो है हमारा मटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द आइटम्स हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन द बिजनेस शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि वो आइटम्स जिनका एक इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे, हम सिर्फ उसको ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखेंगे।
and the insignificant items which will increase the work of the accountant but will not be relevant to the user's need should not be disclosed in the financial statement। कहता है कि सिर्फ वही आइटम्स लिखे जाएंगे जिनका एक इकोनॉमिक इफेक्ट होगा बिजनेस पे, उनको हम बुक्स में लिखेंगे, और वही वो आइटम्स जो अकाउंटेंट का वर्क बढ़ा रहे हैं और जिनकी यूज़र्स को कोई ज़रूरत भी नहीं है, उन आइटम्स को, उन इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन को हम अपनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में शो करेंगे। अब आता है हमारा थर्ड कन्वेंशन, जो कि है हमारा डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? दिस इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को हम फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल नाम से भी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी फुल्ली एंड फेयरली डिस्क्लोज। कह रहा है इस प्रिंसिपल के अंदर, ये प्रिंसिपल हमारा कहता है कि जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस में, उन सभी को हम पूरी और साफ सुथरे तरीके से बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शो करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है दिस कन्वेंशन इंक्रीजेज द रेलेवेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आखिरी पॉइंट हमारा यह कहता है कि यह जो कन्वेंशन है ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेलेवेंस को, इम्पोर्टेंस को बढ़ा देता है। ऐसे ही सब्जेक्ट रिलेटेड थ्योरी के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को भी शेयर करें।